नमस्कार, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ एक नए विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जितिन प्रसाद फिर भी एक बार चर्चे में है और उनके चर्चे में रहने का कारण यह है कि उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी यानी अपने घर को छोड़कर बेगाने घर को अपना घर बना लिया है। यानी वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग यहाँ तक अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि अब जितिन प्रसाद के जाने के बाद कांग्रेस के एक और युवा नेता उनकी भी बीजेपी में जाना लगभग तय है, लेकिन उन्होंने ट्विटर के ज़रिए साफ कर दिया कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, मेरे बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल उनके लिए सवाल रहे या न रहे, हमारे लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, समाज के लिए सवाल है, देश के लिए सवाल है। सवाल यह है कि अपने ही घोर विरोधी नेताओं को, जो नेता पानी पी पी कर किसी दूसरी पार्टी को गाली देते हैं, उन्हीं नेताओं को अपने पाले में लाने की एक कशिश और एक कोशिश आज की पार्टी में क्यों चल रही है, ये चलन क्यों चल पड़ा है कि विरोधी दलों को अपने दलों में मिला ले। और अभी ये चलन 2014 के बाद 2021 तक में सबसे ज़्यादा बीजेपी में देखने को मिल रही है। बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि उनके सारे के सारे नेता निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उनसे उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी समझ गए हैं कि एक हमारा चेहरा है और हम अपने चेहरे पर कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा के अलावा वो समझते हैं कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। यानी कहने का मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का बीजेपी ने 2014 से 2021 तक में कोई नेता नहीं बनाया। और यही डर, यही खौफ अब बीजेपी को सालने लगा है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि हम दूसरे यानी अपने विपक्षी दलों, घोर विरोधी दलों के नेताओं को अपने यहाँ लाएं और वो हमारे घर को सुसज्जित कर सके, हमारी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। ये बीजेपी के सोचने का एक पहलू है। दरअसल बीजेपी एक आदर्शवादी पार्टी कहलाती है, बीजेपी एक विचारवादी पार्टी कहलाती है, बीजेपी एक सिद्धांतवादी पार्टी कहलाती है। यानी बीजेपी के अपने एक विचार हैं, अपना एक उसूल है, अपना उसका एक सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत, उसी विचार और उसी उसूल और एक जो चाहे वो कृत्रिम हो, बनावटी हो, लेकिन वो अपने आप को आदर्शवादी कहती है, तो वो आदर्श कहीं दिखना चाहिए। आप जिस आदर्श, जिस सिद्धांत और जिस विचार की बात कर रहे हैं, उसमें आपके सिद्धांत, आपके विचार और आपके आदर्श में जितिन प्रसाद कहाँ फिट बैठते हैं। सवाल बीजेपी के अंदर भी होना चाहिए और बीजेपी का जो मार्गदर्शक संगठन है, संघ के सामने भी ये बात होनी चाहिए कि संघ को समझना चाहिए कि जो हमारे विचारधारा का नहीं है, जिसे कल तक हमारा सिद्धांत पसंद नहीं था, जो हमारे विचारों को, आदर्शों को, सिद्धांतों को मखौल और मजाक के तौर पर देखता था, आज वह हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को और हमारे आदर्श को एक झटके में कैसे स्वीकार कर लेगा। एक गिलास पानी पीने में भी वक्त लगता है, और आप किसी दल को आधी उम्र गुजारने के बाद उसके सिद्धांत को एडॉप्ट कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है। इसलिए कि माइंड वॉश की भी एक उम्र होती है। आप किसी के दिमाग को तभी पूरी तरह बदल सकते हैं जब वो बाल अवस्था में होता है। यानी एक बच्चे के दिमाग को आप बदल सकते हैं। वो बच्चा जब 12 साल पार कर सकता है तो आप उसके दिमाग को पूरी तरह इसलिए भी नहीं बदल सकते हैं क्या, क्योंकि उसमें सोच परिपक्व होने लगती है। और जब किसी भी मनुष्य में
सोच परिपक्व होने लगे तो आप उसको पूरी तरह उसका माइंड वॉश नहीं कर सकते हैं, आप उसे पूरी तरह नहीं बदल सकते। आप एक कांग्रेसी को बीजेपी नहीं बना सकते हैं, उसको संघ ही नहीं बना सकते हैं। उसकी कांग्रेसी जिसकी कांग्रेसी सोच है उसकी संघी सोच नहीं सकती है। और अगर कांग्रेस किसी संघी को, किसी बीजेपी वाले को अपनी पार्टी में शामिल करती है तो उसकी सोच संघी ही रहेगी। वो फौरी तौर पर आपके कांग्रेस के सिद्धांत को आपके सामने स्वीकार कर ले, लेकिन जैसे उसके स्वार्थ सध जाएंगे या उसके स्वार्थ नहीं सधेंगे, आपकी पार्टी से, उस दल से उसका मोह भंग हो जाएगा। और जब किसी का मोह भंग होता है तो वहीं से घर वापसी की भी संभावना प्रबल होती है। आप देखते होंगे कि लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं और फिर उस पार्टी में लौट आते हैं। सब इसका एक उदाहरण, ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। पश्चिम बंगाल आपके सामने है, मुकुल राय आपके सामने है। आपको याद होगा कि 3.5 साल पहले, आज से ठीक 3.5 साल पहले, बीजेपी मुकुल राय को बड़े ही मान सम्मान और गौरव के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन्हें लाती है और ख़ुद को गौरवान्वित महसूस करती है और उन्हीं के बल पर और उनके कुछ साथियों को भी शामिल करके पश्चिम बंगाल को फतह करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के किले को फतह करने की कोशिश करती है और पूरी की पूरी उसकी कोशिश धराशाही हो जाती है। आप ये सोचिए कि आप उस मुकुल राय को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं 3.5 साल पहले, जिस मुकुल राय पे कई घोटालों का केस आज भी चल रहा है। आप उसे घोटालाबाज कहते हैं। जिस पार्टी में मुकुल राय थे, तृणमूल कांग्रेस में, उसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और वो ममता बनर्जी में थे तो भ्रष्टाचारी थे। और जब वो आप उनको ले लेते हैं, यानी आप भ्रष्टाचारी को ले लेते हैं, तो वो गंगा में, यानी बीजेपी एक गंगा है, तो वो गंगा में स्नान करके मुकुल राय पाक साफ हो गए थे और बीजेपी में आते के साथ मुकुल राय के सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। कुछ नहीं खत्म हुए। मुकुल राय सिर्फ इसलिए आपके साथ आए थे कि मुकुल राय समझ रहे थे कि हम पर जो सीबीआई, ईडी और बाकी दूसरे केंद्र सरकार के जो महकमे हैं, उनके जिनके रडार पर हैं, हम उससे बच सके। लेकिन इस 3.5 साल में मुकुल राय को एहसास हो गया कि आप सिर्फ झांसा देते हैं, झांसा देकर, लोभ देकर, प्रलोभन देकर, चारा फेंककर और जाल फेंककर एक मछली की तरह नेताओं को दूसरे दल में जो शामिल है उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। मुकुल राय ने 3.5 साल तक देखा। आपके लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से वैर बोल लिया, पूरी लगन तत्परता दिखा दी, लेकिन मुकुल राय की बातों को और बीजेपी की बातों को जनता में इसलिए नहीं पचा कि जब आप ममता बनर्जी को घोटालेबाज कह रहे थे, भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे थे, कटमनी की बात कर रहे थे, तो जनता में एक ये मैसेज गया कि उस मुकुल राय को, जिस मुकुल राय जब तक तृणमूल कांग्रेस में थी तो वो भ्रष्टाचारी था और आप उसी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो वो मुकुल राय, क्या भ्रष्टाचार उससे ख़त्म हो गया? क्या आपने उसका केस ख़त्म कर दिया? केस तो यूं ही चल रहा है, आज भी केस चल रहा है और वो आज भी भ्रष्टाचारी है। लेकिन आपकी पार्टी में जाने के बाद मुकुल राय कैसे संत हो गए। तो ये बंगाल की जनता, मैं पहले भी कहा था कि बहुत जागरूक है और इस चीज़ों पर को बड़ी गंभीरता से लेती है। इसलिए आपकी बातों को पश्चिम बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी पश्चिम बंगाल में आपका जितना भी देश में बड़ा कद रहा हो, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने आपका कद बौना रह गया और नतीजे में तो आप एकदम बौने हो गए उनके सामने। आपको उसने मक्खी और मच्छर की तरह जो है वो फेंक दिया। और मुकुल राय की स्थिति को देख के उन्होंने, मुकुल राय ने क्या किया कि 3.5 साल आपके साथ रहने के बावजूद, यानी बीजेपी में रहने के बावजूद, वो घर वापसी करते हैं और उनके घर वापसी के साथ ही आपकी पार्टी में एक हलचल मच जाती है। हलचल मच जाती है कि जो मुकुल राय के साथ तृणमूल कांग्रेस के छोड़े थे, वो धीरे धीरे नेता तृणमूल कांग्रेस में आने की जुगाड़ में है। वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं,
अभिषेक जी से मिल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारी घर वापसी हो जाए, और संभव है कि घर वापसी जब मुकुल राय की हो सकती है तो उनके जितने उनके साथ लोग गए थे उनकी भी घर वापसी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि इस तरह के दूसरे दलों से लोगों को जोड़ने की जो बीजेपी में एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, एक चलन चल पड़ा, उस रिवाज उस परंपरा से बीजेपी को आखिरकार क्या मिला। दूसरी चीज़ है कि जितिन प्रसाद बीजेपी में गए हैं 9 जून को। अभी हाल में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, और देश में एक ऐसी चर्चा हो गई कि जैसे जितिन प्रसाद अगर किसी दल में या कांग्रेस से चले गए हैं तो वो कांग्रेस ख़त्म हो जाते। किसी व्यक्ति के रहने और न रहने से बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी से अमित शाह चले जाएं, बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ा। आप ये समझिए कि बीजेपी से आडवाणी को किस तरह दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बीजेपी में आडवाणी को लौह पुरुष कहा जाता था। आडवाणी वो शख्स थे जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक खड़ा किया, यानी अटल आडवाणी की जोड़ी बीजेपी को आज यहाँ तक लाई और बीजेपी को ख़त्म कर दिया। क्या आप ये मान सकते थे, कोई आदमी समझ सकता था कि अगर आडवाणी बीजेपी से चले जाए तो बीजेपी जिंदा भी रह सकती है? लेकिन क्या हुआ, आडवाणी को हाशिए पे ला कर रख दिया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बनी और अटल और आडवाणी की जोड़ी को ख़त्म कर दिया गया। उससे बीजेपी का क्या हुआ? बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की 2014 में भी और 2019 में भी। तो इसलिए व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है। आप याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी में अमर सिंह थे तो लोग कहते थे कि अमर सिंह है तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अमर सिंह के जाने के बाद क्या हो गया समाजवादी पार्टी का? बैनर बड़ी चीज़ होती है, पार्टी बड़ी चीज़ होती है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व से उस पार्टी को लाभ ज़रूर मिलता है, लेकिन आज की राजनीति में लाभ और हानि साथ साथ चलती है, कदम कदम चलती है। एक कदम पे लाभ, दूसरे पे हानि, तीसरे पे लाभ, चौथे पर हानि। ये राजनीति का एक सिलसिला बन गया है। अब जितिन प्रसाद को ये समझने की भी ज़रूरत है और देश को भी समझने की ज़रूरत है। और जो नेता पलायन कर रहे हैं और जो पार्टी पलायन कर रहे नेताओं को अपने आश्रय स्थल बनाना चाहती है, उसके लिए समझने की ज़रूरत है कि जब आप आश्रय स्थल बनेंगे किसी पलायनवादी नेताओं के लिए तो वो घर वापसी एक न एक दिन करेगा और आपको की पार्टी को न जनाधार मिलेगा और न कोई आपकी पार्टी का आप बेहतर होगा, बल्कि आपकी एक छवि ख़राब होगी। और ख़ास करके बीजेपी जैसे पार्टी की इसलिए छवि ख़राब होगी कि आप एक सिद्धांतवादी पार्टी का कहलाते हैं, आप एक आदर्शवादी पार्टी कहलाते हैं और आपकी पार्टी की अपनी एक दूसरी पार्टी से अलग पहचान है। लेकिन अगर अपनी उसी विशेषता को आप खो देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी पहचान भी खो जाएगी। आप ये समझिए कि आज जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्हें बीजेपी से क्या है, बीजेपी उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगा, बीजेपी उन्हें क्या बना देगा, बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय दे देगा, बीजेपी उन्हें क्या रेल मंत्रालय दे देगा? आखिर क्या वजह थी और कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया? आप याद कीजिए कि जितिन प्रसाद की उम्र आज 47 साल के लगभग की हो गई है और 47 साल में 2008 में जो वो लगभग 34 साल के थे तो कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया था, कांग्रेस ने उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया था, कांग्रेस ने उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय दिया, कांग्रेस ने उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया और कांग्रेस ने उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय दिया। यानी कांग्रेस जो है 2008 से लेके 2012 तक यानी 2014 तक की सरकार में उन्हें 4 पोर्टफोलियो दिया। अब एक युवा को इससे ज़्यादा कौन क्या दे सकता है? और वो युवा जिसकी कांग्रेस में तूती बोलती थी, जो राहुल गांधी के साथ जब चाहते थे तब बात कर लेते, जब चाहते थे मिलते थे। क्या जितिन प्रसाद जब चाहेंगे अमित शाह से मिल लेंगे?
नहीं मिल सकते। जब चाहेंगे जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, और जब चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, उन्हें एड़ी रगड़नी पड़ेगी और प्रधानमंत्री उनको समय नहीं देंगे। जितिन प्रसाद को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया, वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिल सकता है। जितिन प्रसाद के लिए सबसे बड़े नज़ीर के रूप में कौन थे? उनके मित्र थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से जो नाता था, कांग्रेस का नाता माधवराव सिंधिया से लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक रहा। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया और दो मंत्रालय का पद उन्होंने सुशोभित किया। वो राहुल गांधी के टीम में अहम लोग थे, राहुल गांधी के साथ थे। सोनिया से जब चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, यानी कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। कांग्रेस में उनका एक सम्मान था, एक पद ही नहीं था बल्कि उस पद का महत्व था, और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने जाते थे। जिस तरह राजीव गांधी के अच्छे दोस्तों में माधवराव सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, उसी तरह राहुल गांधी की टीम में राहुल गांधी के दोस्त के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और उनका एक अपना रसूख था, अपना एक कद था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का उनके मन में जो महत्वाकांक्षा जगी, जो एक सपना जगा, जो ख्वाब परवान चढ़ने लगा, उन्होंने मध्य प्रदेश में खेला कर दिया। क्या खेला किया कि अपनी ही सरकार को गिराने की बीजेपी के साथ रणनीति बना ली, और उन्होंने आखिरकार अपने घर में अपने चिराग से आग लगा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जल गई, स्वाहा हो गई, और क्या मिला माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को? एक राज्यसभा सदस्य। क्या कांग्रेस उन्हें राज्यसभा सदस्य नहीं बना सकती थी? या कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया? कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा नहीं पहुंचाया? कांग्रेस ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया? उन्हें सिर्फ क्या मिला? राज्यसभा का सदस्य। कहाँ उन्होंने तो बजाफ्ता कांग्रेस की सरकार को गिरा दी। इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम पेश किया कि कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार बनाने, तो क्यों नहीं बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का? कहाँ गया उनका महत्वाकांक्षा? कहाँ गया उनका सपना? कहाँ गया उनका ख्वाब? वो पिछले 15 महीनों से बीजेपी में छटपटा रहे हैं, और बीजेपी उन्हें क्या दे रही है? लोभ और प्रलोभन, आशा, आश्वासन। और अभी एक आश्वासन ये भी उन्हें मिला है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब जो केंद्र के कैबिनेट विस्तार हो रहा है, उस कैबिनेट विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना जा रहा है, और वो इस बात को खुश हैं कि उन्हें रेल मंत्रालय दिया जाएगा, या अगर रेल मंत्रालय नहीं दिया जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया जाएगा। संभव है कि मिल भी जाए और संभव है कि नहीं भी मिले, इसलिए कि बीजेपी को अगर माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के रेल मंत्री बनाने में अब कोई लाभ दिखता है तो उन्हें बनाया जाएगा, और अब कोई लाभ नहीं दिखता है तो उन्हें नहीं बनाया जाएगा। उन्हें अगर बना कैबिनेट में ले लिया गया तो कोई ज़रूरी नहीं है जो उनके प्रशंसक, उनके समर्थक बोल रहे हैं कि रेल मंत्रालय मिलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय